नमस्कार, मैं संजीव चंदन। आज बात कर रहे हैं जीतन राम मांझी की, पूर्व कांग्रेसी नेता। हालांकि वो कांग्रेस से मुख्यमंत्री नहीं बने, बहुत सारे उनकी जिंदगी में फ्लिप फ्लॉप हैं, लेकिन इधर जो फ्लिप फ्लॉप है वो मुझे भी बड़ा आश्चर्यचकित करता है। अद्भुत यू टर्न टर्न है वो, समरसॉल्ट। ये वही मांझी जी हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए 20 मई 2014 को कहते हैं कि सवर्ण बाहर से आए हैं, भारत के नहीं है, और आजकल सवर्णों का गुणगान करते हैं। 10 दिसंबर 2021 को राम को वे काल्पनिक बताते हैं। खुद हमारे एक प्रोग्राम में मैंने आयोजित किया था, वहां आकर के स्त्री काल ने और हमारे साथियों ने आयोजित किया था, वहां मांझी जी ने जम करके धर्म के खिलाफ बोला। वहां बयान भी दिया कि मेरी पत्नी कह रही है कि नीतीश कुमार का साथ मत छोड़िए। ये था हमारे एक कार्यक्रम की शाम थी, और दूसरे ही दिन जीतन राम मांझी पलट गए और वो पहुंच गए बीजेपी की तरफ। जब से बीजेपी की तरफ पहुंचे तब अयोध्या में रामलला का दर्शन करने भी पहुंच गए। और उससे भी ज्यादा किसी नेता का ऐसा पतन कैसे हो सकता है। मैं बहुत ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, जबकि मैं सम्मान करता रहा कि आप एकदम हाशिए से ऊपर आए हैं। वो गया से आते हैं, मैं गया के पूरे इलाके को जानता समझता रहा हूं, कम से कम मुसर समुदाय के लोगों के बीच में रिपोर्टिंग भी की है, तो इस हिसाब से भी जानते हैं। तो मांझी जी का जो ये यू टर्न है, और वो अब जब राम को काल्पनिक कह रहे थे, वो राम के लला का दर्शन भी कर आए और कुंभ में स्नान करके बाजबता चिढ़ा रहे हैं लालू प्रसाद और ममता बनर्जी को कि हमने भी नहा लिया, अब किसी के पेट में दर्द हो तो। अद्भुत है, अद्भुत। पेट में दर्द लालू प्रसाद और ममता बनर्जी को क्यों होगा? जीतन राम मांझी जी और भी बात करेंगे, क्योंकि इन सारी चीजों को जानने समझने वाला एक हमारा पैनल है, और थोड़ा सा मैं भी एक इंस्ट्रूमेंटल हूं इस पूरे प्रसंग में, थोड़ी और कहानी सुनाना चाहता हूँ। मांझी जी से मुझे बहुत प्यार है। तो हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ले जाओ, मुझे छोड़कर मांझी जी कह रहे हैं, मेरा तो कह रहा हूं, मेरा तो दिल भरा नहीं। इतना भरा हुआ है हेमंत सर कि मैं क्या कहूं। बहुत सी बातें दर्शकों को बताना चाहता हूं। पटना आए हम लोग, तो हम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर हम लोगों ने एक बात की। बात यह कि सारी पार्टियां बाबा साहब पर कार्यक्रम कर रही है मांझी जी, तो आपकी पार्टी क्यों न करे। अब मैं तुरंत तुरंत आया था, पटना का मिजाज नहीं समझा था मैंने तब तक राजनीतिक। तो हम लोगों ने मिलकर के एक प्लानिंग की कि आप एक दिन का ऐसा प्रोग्राम कीजिए कि राजद और जदयू और कांग्रेस सबको सबक मिले कि ऐसे होता है अम्बेडकरवाद पे प्रोग्राम तय हो गया, सबके टिकट प्लानिंग हो गया, सारे सारे वक्ता तय हो गए, सारे सेशन तय हो गए। महज 4 लाख रुपया, महज 4 लाख रुपया खर्च होना था। प्रफुल्ल सर, उनके मंत्री बेटे ने यह चुना कि यह कार्यक्रम ना हो, उस पैसे का सदुपयोग बद्रीनाथ जाने में किया जाए। किसी के पेट में क्या दर्द होला? पिताजी आज बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं है। वो प्रोग्राम रद्द हो गया सर, बहुत कायदे से तैयारी की जा रही। तब भी हम लोगों को लगता था कि चलिए मांझी जी, लेकिन इधर ऐसा समरसॉल्ट, वैचारिक समरसॉल्ट। आप किसी भी राजनीतिक दल के साथ हो सकते हैं, आप संसदीय राजनीति में हैं, आप सरकार बनाने के लिए राजनीति में आए हैं, आप मुख्यमंत्री बनने ही आए हैं, आप बीजेपी के सहयोग से भी बन जाइए, कोई संकट नहीं है, लेकिन नमक भर विचार तो बचाए रखिए। तो इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले हेमंत सर, ये जो समरसॉल्ट है उसको कैसे देख रहे हैं? दूसरे राउंड में हम निशांत पर बात करेंगे। पहले मांझी जी, पहला राउंड मांझी जी हैं, दूसरा राउंड निशांत के आने और उस पर उसकी पॉलिटिक्स, जदयू पॉलिटिक्स पर। हेमंत सर। सॉरी, धन्यवाद। मुझे लगता है कि मांझी जी जो कुछ कर रहे हैं वो अभी हमारे दौर का के खास करके जो लोग दलितों की रहनुमाई करने का दावा करते हैं और दलितों की नुमाइंदगी को लेकर के अपनी दावेदारी को बिल्कुल एक तरह से कहिए कि उसको सर्टिफाइड करते हैं। उसमें 2 महत्वपूर्ण लोग हैं हिंदी पट्टी से, खास करके बिहार से ही, एक जीतन राम मांझी और एक चिराग पासवान। और इन दोनों को लेकर के जो
मेरी जो धारणा है और मैंने जो इनका आकलन किया है, तो मुझे लगता है कि जैसे कि अगर आप बहुत नजदीक से इनकी पड़ताल करेंगे, तो जब बाबा साहब ने कहा था कि हमें हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने सबसे अधिक धोखा दिया है, तो मुझे लगता है कि शायद ये दो लोग उसमें बहुत ज्यादा फिट नजर आते हैं। धीरे बोल रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल जो ब्राह्मणवाद है, जो पूरा हिंदुत्व के एजेंडे को जो आगे बढ़ा रहा है, जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करना चाहता है, और निश्चित रूप से जो पूरी उसकी परियोजना है वो आम्बेडकर की विचारधारा की बिल्कुल उलट है। और आम्बेडकर ने ही सबसे ज्यादा इनको निशाने पर रखा था, इनको चिन्हित किया था कि कैसे ये लोकतंत्र और समता और स्वतंत्रता बंधुता के पूरे सिद्धांत के खिलाफ है यह विचारधारा। तो ये दो लोग, और खास करके उसमें जीतन राम मांझी, आज जिस तरह से इंस्ट्रूमेंटल बने हुए हैं, जब वो जाते हैं नहाने और कहते हैं कि मैंने भी नहा लिया, और किसी के पेट में दर्द हो, तो पेट में दर्द, वो आखिरकार क्या बताना चाहते हैं? वो दरअसल वो आस्था की डुबकी नहीं लगा रहे होते हैं, बल्कि एक तरह से गुलामी की डुबकी लगा रहे होते हैं। वो अपने आका को खुश करने के लिए, यानी कि नरेंद्र मोदी जी को, और जो उनकी मंडली है भाजपा के नेताओं को, आरएसएस के नेताओं को खुश करने के लिए ऐसा कहते हैं। और उनको लगता है कि जो आधार है भाजपा का, उसको उसके सामने नतमस्तक अगर रहा जाए तो ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक फायदा उठाया जा सकता है। तो एक तरह से ये कंप्रोमाइज भी है, एक तरह से घुटना भी टेकना है, और उनकी सेवा भी करनी है। तो कुल मिलाकर के ये लोग जो है, दोनों लोग उसमें, दोनों ने इस बार जो कुंभ में स्नान किया, और कुंभ में जो अराजकता है और जो लोग वहां मारे गए, उन सब सवालों पर कभी कोई बात नहीं की, बल्कि एक तरह से इन चीजों को दरकिनार करके और उसको सही ठहराने की कोशिश की गई। तो इससे नुकसान क्या हो रहा है? इससे उनका निजी तौर पर तो नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन बाबा साहब की पूरी वैचारिकी का नुकसान हो रहा है, और दूसरे के उस समाज का जो जिस समाज के लिए आज भी ये धार्मिक पाखंड और इस तरह की चीजें जो है वो उसको पीछे ले जाने वाली लेकिन चीजें हैं। आपको क्या लगता है कि वो उनको कहीं कोई प्रॉमिस है, वो मुख्यमंत्री कैंडिडेट होने जा रहे हैं क्या, या भविष्य में देखिए मुख्यमंत्री का कोई लोभ, या उनको अपना लोभ दिखाई पड़ रहा हो अपने लिए बेटे के अलावा? देखिए, ये इनको मुख्यमंत्री बना दे, इनको राज्यपाल बना दे, इनको भविष्य में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद का दावेदार बना दे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, बीजेपी आज की तारीख में जो कुछ प्रयोग कर रही है वो प्रतीकात्मक चीजों को प्रतीक गढ़ने में ज्यादा आगे बढ़ करके काम कर रही है, लेकिन उसकी हकीकत क्या है? जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे कोविंद साहब को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया, फिर द्रौपदी मुर्मू महोदया को बनाया राष्ट्रपति, लेकिन उनकी भूमिका क्या है? उनकी कोई ऐसी भूमिका नहीं है। तो जिसके जरिए वो ये स्थापित हो कि इनके एम्पावरमेंट से इनकी सोसाइटी भी इनलाइटेंड हो रही है, एम्पावर्ड हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हो ये रहा है कि उल्टा ये हो रहा है कि इनकी सोसाइटी जो है वो पीछे की ओर जा रही है। यानी कि जैसे ही ये इनसे तमाम तरह के धार्मिक कर्म, ये पाखंड में इनका हाथ बंटवाया जाता है, जैसे कि ये द्रौपदी मुर्मू जो जब लेकिन ये बताइए ना सर, जब नॉमिनेट हुई थी तो इनसे क्या करवाया गया था? इनसे मंदिर में झाड़ू लगवाते हुए उसका वीडियो जारी किया गया था। तो ये क्या बताना है? ये ब्राह्मणवाद की गुलामी, अधीनता स्वीकार करने की का प्रतीक ही तो है वो। बिल्कुल। तो लेकिन इन सब के बावजूद, ये सब कर लेने के बाद, आपको लगता है कि वो सीएम के, उनको उम्मीद है कि वो सीएम बन सकते हैं? ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं क्या? एज ए पत्रकार आप देख रहे हैं, बाकी सारी चीजें उसको छोड़ दीजिए। ये उनको उम्मीद हो चाहे नहीं हो, लेकिन
बीजेपी आरएसएस इन लोगों को, मुझे लगता है कि इन लोगों को एक टास्क दे रखा है कि जिस हाँ टास्क के जरिए इनको अपनी हैसियत लार्जर देन लाइफ, यानी हकीकत से बड़ी दिखानी है, ताकि जो इनका हाँ जनाधार जो है, इनके लोग जो हैं वो इस मोह पास में रहे कि हमारे कि नेताजी वो, कल को बड़ी कुर्सी पर बैठेंगे, चाहे चिराग हो या जीतन मांझी। एक हालांकि एक ये भी बयान है और आपको, जीतन राम मांझी के साथ ये हेमंत सर, एक चीज और आप शायद महसूस करते होंगे कि चूंकि नीतीश जी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया और बाद में वो नीतीश के खिलाफ चले गए, तो ये बीजेपी के मन में होगा कि मांझी चतुर और कुशल सीएम सिद्ध हो चुके हैं पहले। यही बात जब इंदिरा गांधी के सामने आई थी जगजीवन राम को अपना चार्ज देने का, डर गए थे लोगों ने कि वो दलित मुख्यमंत्री प्रधान इतना आसान नहीं। तो बीजेपी क्या नहीं डरेगी? मांझी जी इतिहास से नहीं सीख रहे हैं कि वो जो है मुश्किल होगा उनका उनका सीएम बनना, और तब भी सब देखिए कुछ बेचे जा रहे नीतीश हैं जी की सारी जो विचारधारा। स्थिति, नीतीश कुमार की जो स्थिति थी और जो बीजेपी की स्थिति है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। बीजेपी किसी को कुर्सी पर बिठा सकती है और उसको पूरी तरह से रिमोट से कंट्रोल कर सकती है। नीतीश जी वो काम नहीं कर सकते हैं, जी क्योंकि जो इनके पास जो पूरी संरचना है, उसमें राजभवन है, उसमें केंद्र में सरकार है, उसमें ब्यूरोक्रेसी है, उसमें सोशल लोकेशन और सोशल कैपिटल है। ये तमाम चीजें जो हैं, अब बताइए कि ब्यूरोक्रेसी का जो हिस्सा है, जो उसका पूरा रुझान है, मांझी जी क्या उखाड़ लेंगे अगर सीएम बनकर के चाहेंगे कि हम बीजेपी के इस पर उसके इशारे पर काम न करें हम? बिल्कुल ये बिल्कुल। संभव ही चलिए नहीं होगा। नीतीश कुमार को जी, अंगूठा ये दिखा सकते थे, लेकिन बीजेपी को अंगूठा दिखाना इसके लिए इनके लिए इतना बहुत ही आसान मुश्किल नहीं है होगा। इसे, एक बात इसीलिए और वो, जोड़ देता हूं, जो अंतिम बात, जी वो कि नीतीश कुमार को लेकर के अभी दिलीप जायसवाल ने एक बयान दिया था, आपने शायद उसको पढ़ा होगा दिव्य है ना, वो कि दूसरे राउंड में लेता हूं सर, वो लेता हाँ, हूं मैं निशांत उसको के जो सिर्फ प्रोग्राम जोड़ में। देता हूँ कि देखिए कैसे चीजों को ये लोग लार्जर देन लाइफ बनाते हैं। उसकी जो अब हाँ मैं कह रहा था कि चिराग को इनको एक बहुत बड़ा उनका उनका उनकी इमेज को इतना बड़ा दिखाना है कि लगे कि अरे बाप कितना सम्मान हो रहा है इनका, कितना कितने महान है हो गए हैं ये। तो उसी तरह नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि इनके भीतर दिव्य शक्ति आ गई है। तो ये कितना बड़ा फ्रॉड है ये। नीतीश कुमार बीमार हैं शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों, और उनकी जगहसाई हो रही है, उन पर सवाल खड़े हो रहे बिल्कुल। हैं। ऐसे माहौल में उनको देवता बनाने की कोशिश, मुझे लगता है कोई एक फिल्म का पूरा कथानक शायद इसी पर है कि वो कैसे एक व्यक्ति को वो साधु या महात्मा घोषित कर दिया जाता है, जो शायद वो जेल से भागा हुआ कोई अपराधी रहता है, वो उसको तो उस बिल्कुल। टाइप से इनको महात्मा बनाने की और दिव्य शक्ति में घुसाने की जो पूरी जो परियोजना है, उसको भी देख सकते हैं आप इसमें। बिल्कुल आएंगे आपकी ओर। उस दूसरे राउंड में हम निशांत मुख्य क्या आने वाले दिनों में राजनीति ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करेंगे तो उसका असर क्या होगा, पहले से क्या धमक है, उस पर भी हम लोग बातचीत करने वाले हैं। ड्राइंग मेमोयर नहीं देख पाए, देखते हैं एक आध दिन में। कल परसों हम लोग थोड़े से व्यस्त भी थे। कोट दजूर की बात हमने ले ली। और रूपक रौनक ब्लॉग कह रहे हैं कि हिंदुओं के त्योहारों को पाखंड बताएंगे लेकिन मुस्लिम आस्थाओं को पाखंड बताने। थोड़ा पढ़ते लिखते रहना चाहिए हम लोगों को, रौनक ब्लॉग। और एक गालिब का शेर भी सन, हम सब तो गालिब की परंपरा में अपने को मानते हैं। गालिब का शेर है कि मस्जिद में बैठ कर पीने दे साकिया, नहीं तो वो जगह बता जहां खुदा नहीं। इतना साहसी शेर। और हिंदू परंपरा, हिंदू तो कुछ होता नहीं है, आस्थाओं का समुच्चय में मानता हूं, न कुछ सनातन होता है। तो आस्थाओं के समुच्चय की परंपरा में भी देवताओं से गाली गलौज तक होता है। इसलिए सब बात में मत आइए, आज इस पर नहीं बात कर रहे हैं, आज मांझी जी पर बात कर रहे हैं प्रफुल्ल सर से। फिर आएंगे मनोरमा आपकी ओर कि प्रफुल्ल सर, ठीक है कुर्सी है, संसदीय लोकतंत्र है, सत्ता में नहीं रहिएगा तो कहां रहिएगा, नमक भर विचार भी तो कोई चीज है, एक बात। और दूसरी की बात कि क्या सच में सीएम बना दिए जाएंगे? ये तो पता नहीं कि सीएम बना दिए जाएंगे या नहीं। लेकिन एक बात जरूर है कि जिसके लिए वे बने थे वह उन्हें नहीं बने रहने दिया जाएगा। जिस चेतना को आगे ले जाने के लिए वे बने थे ऐतिहासिक क्रम में, अब उनकी उम्र काफी नहीं है, अब इतिहास में दर्ज होने लायक तो हो ही गई है,
वह उन्हें नहीं बने रहने दिया जाएगा। देखिए, ब्राह्मणवाद की एक खास प्रविधि रही है गौतम बुद्ध के समय से ही। पश्चिम की तरह नहीं। पश्चिम में ये था कि पहले उसे बदनाम करो, मैंने गंदा नाम दो, वो कुछ कुत्ता उत्ता कहते हैं, डॉग, और फिर उसे घोड़े को कहते हैं कि उसे लंगड़ा साबित करो और गोली मार दो, आदि आदि। भारत में देवता बना करके व्यर्थ कर दिया जाता है, जैसा कि महात्मा बुद्ध के संदर्भ में भी करने की कोशिश की। अंबेडकर के समय में भी एक करने की कोशिश की, लेकिन अंबेडकर इस बात को बाबा साहब जानते थे। तो बाबा साहब चूंकि इस बात को जानते थे, इसलिए वे बार बार महात्मा गांधी के बारे में उनकी सबसे बड़ी शिकायतों में से एक शिकायत ये थी कि वे महात्मा हो गए, देवता हो गए, अनालोच्य हो गए, जिनकी आलोचना नहीं की जा सकती। तो एक तो ये होगा कि इतने महान हैं आप की प्रशंसा से तो हर कोई मर जाता है। अब लगता है कि हम इतना महत्वपूर्ण हैं तभी तो हमको रखा गया है। अकेले सांसद हैं और मंत्री हैं और भारत सरकार के प्रभावी मंत्री हैं, तो वो तो रहने दीजिए। इस प्रवृत्ति पर उनके प्रति मेरे मन में काफी सम्मान है और उनके संघर्ष के प्रति, इतने दिन के उनके जीवन यापन के प्रति वो अपनी जगह है। लेकिन हम जैसे ही लोग इस बात को अगर नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, देखिए उनके सांस्कृतिक रुख पर चर्चा करने के संदर्भ में हमें ये समझ, दो तीन बातें हमें बिल्कुल समझनी होगी। प्रिय हो अप्रिय हो, लेकिन उन बातों को हमें समझना तो होगा ही। देखिए, जो राम काल्पनिक थे कि नहीं थे, यह एक अलग सवाल है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बताता हूं कि तुलसीदास की एक पंक्ति है, मैंने अपने पिताजी को सुनाई थी। वो कान से सुनते नहीं थे, मैंने लिख के उनको दिया था तो उनको दिखाई थी। उन्हें सपने बहुत खराब खराब आते थे और वो दिन भर परेशान रहते थे। तो मैं जब गया तो तुलसीदास की एक चौपाई उनको लिख करके दिखलाई। और चौपाई यह थी कि जौं सपने सिर काटे कोई, बिन जागे भ्रम दूर न हुई। आप जब सपना में होते हैं, भ्रम में होते हैं, तो वही आपको सच लगता है। जब तक कि आप जागृत नहीं होते हैं, जब तक कि आप चेतन अवस्था में नहीं आते। भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यही काम किया है कि उन लोगों के मन में श्रेष्ठता का ऐसा भाव भर दिया है, एक भ्रामक भाव भर दिया है, जिससे उनको लगता है कि मैं अपने ही लोगों से कुछ इतर हूं। देखिए, लोकतंत्र का एक ही सवाल होता है कि आप जो है सो वन अमॉन्ग द इक्वल्स, समानों के बीच में आप एक हैं, एकमात्र नहीं है। लेकिन ये जो वर्चस्व की संस्कृति है वो हमेशा ये कहती है, विनय सर बताएंगे इसको और ठीक से, कि इक्वल्स में आप एक नहीं है, इक्वल में आप एक ही हैं और बाकी कोई आपके बराबर नहीं है। यानी कि आप एको अहं द्वितीयो नास्ति, आपके समुदाय में या आप जहां से हैं वो आप अकेले हैं। और फिर जो आपको दिखते हैं एको अहं द्वितीयो नास्ति, उनमें समाहित होकर के उनकी ऊर्जा से आपको जोड़ लीजिए। और ये तो जो सांस्कृतिक रुख है, ये तो हजारों साल से चला रहा है। मैं आपको बताता हूं कि देखिए, वैज्ञानिक चेतना और विज्ञानवेत्ता, वैज्ञानिक चेतना का विज्ञान से संबंध है, लेकिन विज्ञानवेत्ता से संबंध है। मैं वैज्ञानिक को विज्ञानवेत्ता कह रहा हूं, क्योंकि वैज्ञानिक जो विशेषण है वो व्यक्ति के साथ नहीं लग सकता है। विज्ञान के जानकार, तो वैज्ञानिक चेतना का विज्ञान से संबंध है, लेकिन जो विज्ञान को जानता है, उसका जो जानकार है, वह वैज्ञानिक चेतना संपन्न ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये हमने इसके ढेरों उदाहरण हैं, आप देख लेंगे, बड़े बड़े वैज्ञानिकों का उदाहरण यहाँ पर। बाबा साहब होना इतना आसान नहीं है। मैं उनकी जो व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं उस पर क्या टिप्पणी करूं, मुझसे सभी भरे हुए हैं। हाँ, ठीक है कि इंदिरा गांधी जी ने उनको सलाह दी गई थी कि जब इमरजेंसी के पहले का, जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय से उनके खिलाफ फैसला आया था कि आप किसी दूसरे को बना दीजिए
प्रधानमंत्री, तो आप जो है सो और फिर से चुनाव लड़ के आ जाइए। उनके मन जगजीवन में राम आया भी हो जी नहीं, उनके मन में आया भी हो कि किसी को बना दें, तो वो जगजीवन राम का बाबूजी का नाम कांग्रेस में, और इंदिरा गांधी उनको बाबूजी ही संबोधित क्या करते थे कि बाबूजी का नाम आया जरूर। लेकिन उनके सलाहकारों ने उनको सलाह दी कि बाबूजी को अगर बना देंगी तो बाबूजी फिर दखल छोड़ेंगे नहीं। और वो किन हटाना लोगों ने मुश्किल। सलाह दी? हाँ, किन लोगों ने सलाह दी? जो लोग ये चाहते थे कि बाबूजी नहीं बने, बल्कि स्वर्ण सिंह वगैरह वगैरह और जो लोग उसमें में थे चौधरी चरण कि बिल्कुल उनको हैं? बिल्कुल। और चौधरी जो चरण सिंह और चौधरी चरण सिंह नहीं, वो तो बाहर थे, दूसरे लोग स्वर्ण सिंह हाँ बैराबाद। बिल्कुल हाँ, वही स्वर्ण सिंह और एक दो नेता थे, जाने दीजिए, किसी को जी वो बनाना चाहते थे। इंदिरा गांधी ने यह जरूर महसूस किया कांग्रेस के लोगों के चाल चरित्र, चेहरा और सत्ता के प्रति उनकी ललक को देखकर कि एक अगर किसी को बना दिया तो ये इसको टिकाए रखने में सफल नहीं हुई। बिल्कुल। ये इतना चलिए, आपस में ही लड़ बैठेंगे कि कोई बात नहीं बची रहेगी जब तक मैं लौट के आऊं तब तक। नेताओं के सामने जो पिक्चर आती है वो तो आती है। बहुत सारी चीजें होती है। रमनिका गुप्ता ने मुझे एक बार बात कही थी कि इंदिरा गांधी ने उनसे जी कहा कि क्या कोई प्रसंग था बिहार कांग्रेस का, बिहार के एक बड़े नेता की शिकायत लेकर गई थी वो, तो उनके वो उनके अब रिलेटिव भी, अब वो बुजुर्ग भी हो गए अब उनके बारे में, तो वो उन्होंने कहा था कि क्या करोगी कांग्रेस में, मैं महिला हूं और मैं जो निगाहों को झेलती हूं, मैं तो प्रधानमंत्री हूं और मैं जो झेलती हूँ वो तुम्हें क्या बताऊं। तो ये स्थिति होती है। ये बात कांग्रेस की नहीं है, भारतीय राजनीति की भी है, लेकिन खैर कांग्रेस प्रसंग नहीं था। वो तो मैंने उदाहरण दिया कि नहीं, उसी तरह से कि जैसे जो है जीतन राम मांझी को तो नहीं बनाया जाएगा। मनोरमा आते हैं विनय सर सर आपकी ओर, आपका भी बहुत मैं बहुत अपनी स्वागत बात है जी। पूरी कर लूं। मैं रमनिका गुप्ता जी को भी मैं जानता हूं, वो HMS से जुड़ी हुई थी, जी रैली गढ़ा में रहती थी और ट्रेड जी यूनियन लीडर थी। बिल्कुल तो रमनिका गुप्ता ने फिर हजारीबाग में रहने लगी और बहुत अच्छी पत्रिका निकालती थी। रमनिका गुप्ता ने जरूर इंदिरा गांधी से बात कही होगी। ये बात बिल्कुल सही है, उनकी मुलाकात हुई होगी। वो बड़ी नेता उस समय ही थी और काफी जी संघर्षशील और लड़ाकू नेता, जुझारू जिसको बोलते हैं, वो जी नेता थी। मेरी भी मुलाकात है उनसे कई बार। तो खैर प्रसंग ये है कि मैं ये बताना चाहता था आपको कि देखिए, बाबा साहब होना बहुत मुश्किल है। अभी उदित राज की भूमिका को देखिए। उदित राज जो कल तक इसमें थे, बीजेपी भारतीय की ओर जनता से वो सर पार्टी में थे। आएंगे। बिल्कुल, थोड़ा आप चूंकि हम लोग बिहार उसके पहले एक पार्टी उन्होंने बनाई थी दलित जी बिल्कुल संदर्भों की। उसके बाद वो बीजेपी में चले गए, अब कांग्रेस में है। अब उदित राज जो कह रहे हैं उसकी जवाबदेही तो कांग्रेस पर ला दी जा रही है। कांग्रेस लादी ने जाएगी। कांग्रेस ने जो भला किया होगा उसका कोई लेखा नहीं है, लेकिन बिल्कुल उससे जो उदित राज में कुछ प्रखरता आती है उसका कोई लेखा नहीं होगा। लेकिन उदित राज जो करेंगे उसकी सारी जवाबदेही इस पर जाएगी। इसका बिल्कुल पूरा का जाएगी सर। निष्कर्ष ये है कि और जानी भी हमको चाहिए। यदि पार्टी का शीर्ष अपने को उससे अलग नहीं करता है तो जानी चाहिए। लेकिन हम लोग दूसरी दिशा में चले जाएंगे। आते हैं सर आपकी ओर। अभी हम लोगों को निशांत और JDU और नहीं, जो पॉलिटिक्स होने जा रही है, वंशवाद सर जी, वाली। हमको सेकंड राउंड में मत दीजिएगा। ये बात मेरी सुन लीजिए। ये जी सारा संकट जो है वो है अस्थाई बहुमत के जुगाड़ का उपाय करना, जिसको चलती भाषा में बोलते हैं वोट बैंक बनाना। बिल्कुल अपना वोट हम आपके बैंक में जमा कर रहे हैं। दलित वोट को हम भी वो जीतन राम मांझी सवर्णों के भारतीय जनता पार्टी के बैंक में जमा कर रहे हैं और इसका डिविडेंड वो चाहते हैं। बिल्कुल वोट बैंक या वोट बाजार जो भी कर लीजिए, भारतीय राजनीति इससे जल्दी मुक्त नहीं होगा, उतना ही धंसता चला जाएगा। जी आज कौन हित, आप मान सकते हैं कि जीतन राम मांझी जैसे उसके हितैषी रह गए हैं जिनके वोट का वे दावेदार हैं। तो बहरहाल बिल्कुल बहस लंबी है, आगे बिल्कुल नहीं आप रह गए। कभी बढ़िएगा। कभी इतने दर्द के साथ और कई सारी ऐसी बातें मैं भी बाहर कर रहा हूं जिसे बाहर नहीं किया जाना चाहिए था। इंडियन सिटीजन कह रहे हैं कि अगर बहन जी को RSS राष्ट्रपति बनाने का आश्वासन दे दे तो बहन जी सिद्ध कर देंगे कि बाबा साहब भी गोलवलकर को गुरुजी मानते थे। इंडियन सिटीजन, या तो आप अतिरिक्त लेफ्ट ओरिएंटेड मस्तिष्क से सोच रहे हैं
या तो आप या कांग्रेस ओरिएंटेड ज्यादा, लेफ्ट भी नहीं, लेफ्ट भी अब ऐसे नहीं सोचता, पहले सोचता था, लेकिन वो ज्यादा ये मस्तिष्क काम कर रहा है। आज तक किसी ने बहन जी से ये नहीं कहा कि कुंभ जाइए नहाने। तो सब कुछ समाधान कांग्रेस बीजेपी में मत देखिए मनोरमा, जीतन राम मांझी, यही फिर दोहरा दूं, हम लोग, मैं मंच का संचालन कर रहा था, वो थे, उन्होंने बाबा साहब के सपनों को आगे ले चलना है, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करनी है, सबका बच्चा एक स्कूल में पढ़े, वो सब सदन में भी बोलते रहे। वह जीतन राम मांझी कह रहा किसी के पेट में दर्द क्या होगा, हम कुंभ में नहा, ये जो कुंभ में वो नहा रहे हैं इतने बड़े भक्त, ये इंडियन सिटीजन बहन जी की कि सबकी राजनीति का अपने एक परंपरा को भी देख लेना चाहिए। इतना तो हम लोग तब भी जानते थे जब जीतन राम मांझी हम लोगों को कहते थे। अब सर कई कहानियां हमारे पास, लंबा इंटरव्यू है, उनकी किताब अभी रिलीज नहीं हुई है, वो इमरजेंसी के समर्थन में है, वो इंदिरा गांधी के भूरी भूरी समर्थन, आज भी कह रहे हैं कि मैं आज भी इमरजेंसी के समर्थन में हूँ। नरेंद्र मोदी से क्या जवाब दें, लेकिन कांग्रेसी इन चीजों को सामने लाकर दिखाएंगे भी नहीं। नरेंद्र मोदी से पूछ लेते कि आपका मंत्री तो इमरजेंसी के समर्थन में है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन बहन जी के यहाँ वो सब फ्लिप फ्लॉप नहीं रहा है मनोरमा, वो सारी चीज, बसपा की अपनी एक राजनीति है। जीतन राम मांझी क्या पाएंगे, क्या खोएंगे, क्या देख रही हैं आप? जी, पहले तो मैं वहां उसकी कंटिन्यूटी में बोलूंगी, जो इंदिरा गांधी के लिए जो बात अभी हो रही थी, तो एक और किताब उनके अंग्रेजी में उनकी एक किताब उन पर लिखी गई थी, उसमें उन्होंने, इसी मंच पर मैंने एक बार पहले भी इसका जिक्र किया था कि उसमें उन्होंने कहा था कि वो, उनको अगर कोई सुंदर कह दे, खूबसूरत कह दे, तो उसको उसी समय निकाल देती थी। मतलब इतना ज्यादा उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया था इस पूरे जो मर्दवादी व्यवस्था में। जैसे अभी आप लोगों ने कहा कि मतलब वो रम्यिका जी, सॉरी, रम्यिका जी बिहार के नेताओं की शिकायत बाद में लेके गई थी, ये शिकायत नीलम संजीवा रेड्डी की लेकर गई थी, ये राष्ट्रपति के लेके गई थी, तब उन्होंने, इंदिरा गांधी ने कहा था। जी, तो इंदिरा गांधी ने भी पुरुषों के पूरे उसमें वर्चस्व में जो है अपने आप को इस तरह से, एक तरह से अभेद्य जो है एक शेल उन्होंने अपने आसपास क्रिएट किया था कि वो किसी भी किस्म का लूज टॉक या इस तरह का कोई भी जो लच्छेदार बात है, वो अपने लिए भी, अपनी तारीफ में भी वो पुरुषों से बर्दाश्त नहीं करती थी, उसको बहुत हल्के में वो नहीं लेती थी, उसके ऊपर वो कार्रवाई कर देती थी, नाराज हो जाती थी उस खास तौर पे उस नेता, एमएलए, पार्टी का जो भी हो उससे। तो इस तरह से उन्होंने किया था। एक तो ये बात होगी। बाकी अब आते हैं संजीव जी ने सवाल किया है, प्रफुल्ल सर ने अभी अभी जो बोला कि वोट बैंक की बात है, 18% से ऊपर दलित वोट बैंक है, एक वो है, उसकी नजर तो है। हाँ, और जो जीतन राम मांझी हैं उनका बिल्कुल, हमने उस समय भी जब चंद्रशेखर का बयान आया था, जो शिक्षा मंत्री थे, तभी भी वो बहुत मुखर होकर के उन्होंने जो है वाल्मीकि रामायण से लेकर के और ये तमाम चीजों पर उनका जो स्टैंड था वो वही था, नहीं बदला था उनका। तब जबकि पूरी भाजपा जो है आक्रामक थी, शायद उस वक्त भी वो अपने तब तक वो अपने उसी स्टैंड पर थे, जो धर्म को लेकर के जो भी जो अम्बेडकरवादी जो चेतना होती है, खास करके तब जबकि मुसहर समुदाय से वो आ रहे हो और जाति व्यवस्था ने जो है उस समुदाय को हजारों साल से जो है हाशिए पे रखा है। तो उसकी समझ, उसकी राजनीतिक चेतना जो है उनके अंदर हमेशा रही थी, उस चेतना से ही वो आगे बढ़े हैं, उसी से वो प्रेरित रहे हैं और उनकी पूरी शख्सियत, उनकी पूरी राजनीति इससे निर्मित हुई है। तो ये है। हाँ, ये अलग बात है कि वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस के बाद वो समता पार्टी में, फिर जनता दल में, फिर उस जनता दल में, समता पार्टी में, और फिर उसके बाद से आरजेडी में, और उसके बाद आपको भाजपा में। तो ये उनका है, हर एक पार्टी के साथ रहे। और हर एक पार्टी में ये देखना होगा कि भाजपा की राजनीति में आते के साथ, भाजपा में नहीं गए मनोरमा, हम पार्टी बनाई है। हाँ, एनडीए का पार्ट है, लेकिन आप ये देखिए जब भी रहे हैं वो, उनकी राजनीति का टेक तब तक नहीं बदला था। उनकी राजनीति का टेक कब बदल रहा है? बिल्कुल, अब बदल रहा है। तो ये, और समता पार्टी में कभी नहीं गए, वो जनता दल में, ये सीधे जदयू ज्वाइन किया उन्होंने। जी, जदयू, अच्छा, हाँ। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब अगर समग्र रूप में देखेंगे तो तमाम पार्टियों से होकर के वो आए हैं। कहने का अर्थ है मांझी जी ने कभी संघर्ष नहीं किया राजनीतिक, मांझी जी सीधे कुर्सी प्लेटफॉर्म पे आते हैं। जी, अब जारी रखें। जी, उसका एक फायदा तो उनको रहा है हमेशा, एक प्रतिनिधित्व का जो है, एक समुदाय का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है, तो वो बिहार में इसका बहुत मायने रखता है। और अभी अब देख लीजिए, मुसहर समुदाय से और कोई नेता आपको नजर आ रहा हो तो, दूसरा कोई नेता नजर आ रहा हो तो, और ये इनकी दिक्कत भी है
इन लोगों की सीमा भी है, इनका स्वार्थ भी है कि अपने ही समुदाय में कोई और नेता, अगर दूसरा कोई नेता आ रहा है तो उनका बेटा फिर राजनीति में, उनकी बहू राजनीति में है, ये लोग राजनीति में है, लेकिन कोई और इस समुदाय से, इनके परिवार से अलग का कोई नेतृत्व तो आप फिर नहीं देखेंगे। तो ये एक सीमा भी है तमाम नेताओं की, चाहे वो कितनी भी बात कर ले, आप जितनी जहां जहां भी जाए वहां वहां पर आपको सबके बेटे बेटी नजर आएंगे। बिहार में पूरी एक पीढ़ी तैयार है जो कि इन लोगों का वो लेने के लिए, लेकिन हाँ, आरोप भले लालू यादव पर लगा दे, लेकिन सबकी अभी भी उनकी बेटी है ही, शांभवी सिंह है, अशोक चौधरी की बेटी है ही, चिराग पासवान वही है, ये तमाम लोग जो और बाकी जितने भी नेता है, सबके नाम मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन सबका बेटा लोग तैयार बैठा हुआ है। बहुत जो है कई साल से तो प्रयास कर रहे हैं, हार रहे या फिर लगातार जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज तो है ही। तो इनका भी है कोई इनके एक जो पैरेलल नेतृत्व है इनके इसमें वो नहीं है। तो ये प्रतिनिधित्व का एक फायदा इनको हमेशा रहा है, जिसके कारण ये सभी पार्टियों के लिए जो है वो एक उपयोगी जो है वो रहे हैं। इन्होंने भी उसका इस्तेमाल किया, तो एक सुविधाजनक जो है वो पावर बैलेंस बनता है दोनों जगह में। ये वो इनका वोट बैंक उधर जाता है, इनको उसके बदले में जो मिलता है वो चीज है। हाँ, ये जरूर है कि हम मतलब जैसे मैंने कहा कि इनका राजनीतिक टेक जो है भाजपा के साथ होने, एनडीए का पार्ट होने के बाद आप देख रहे हैं कि इनका टेक जो है बिल्कुल वो हिंदुत्ववादी जो टेक है उसकी इसमें आ रहा है। ये एक बड़ी बात है, ये शिफ्ट है अब तक का, तब जबकि अब उनकी उम्र 80 साल के करीब में है, और यहाँ पर आकर के जो है पता है कि उनके और आगे की राजनीति बहुत ज्यादा बची नहीं है। उम्र सबसे बड़ा लिमिटेशन है, 80 साल के हो चुके हैं। तो ऐसे में इतिहास उनको किस तरह से याद रखेगा, वो उससे ज्यादा है कि वो लगातार कितना फायदा उठा सकते हैं, इसकी तरफ में ज्यादा है। तो निश्चित रूप से तमाम उनकी उपलब्धियों और सब चीजों के बावजूद उनकी राजनीति जो है उन्होंने अपनी ही उससे छोटा किया है उसको, तब जबकि वो वहां पर भी आकर अपनी राजनीति को कर सकते थे। या तो वो साइलेंट हो सकते थे या वो मतलब प्रतिक्रिया उस तरह से नहीं, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ करके इस चीज को साबित किया कि जो भी चल रहा है वो उसके साथ में है और उसका एक पार्ट है और उसको एंडोर्स भी कर रहे हैं। मतलब नहीं, लेकिन मनोरमा देखिए, वो उधर जाते तो चलता है। मैं उस राजनीति को लेकर के मेरा अपना मानना है कि आप संसदीय राजनीति में इसके ऐसे समझौते लेफ्ट ने भी किए, लेफ्ट और बीजेपी ने मिलकर सरकारें बनवाई है या साथ साथ सरकार में बनाई है, तो वो दूसरी बात है। लेकिन आप नमक भर विचारधारा तो बचा लो। नहीं, मैं विचारधारा की बात कर रही हूँ, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ कि वो एनडीए के पार्ट में। मैंने कहा वो अपनी राजनीति वहां भी कर सकते थे, लेकिन ये त्रासद है कि वहां पे वो अपनी राजनीति को भी अब पूरी तरह से उसमें डिसॉल्व कर दिया उन्होंने, और वो हिंदुत्व के रंग में रंगे हुए। अगर वो वहां कुंभ में जाते भी तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि ठीक है चलिए बहुत सारे लोग हैं वो जा रहे हैं, लेकिन उसको उन्होंने स्थापित किया है, एक खास विचारधारा के साथ में स्थापित किया, और जो नहीं जा रहे हैं उनके लिए उन्होंने इस तरह का बोला कि अच्छा, लालू जी के लिए उनके मन में तिक्तता बहुत पुरानी है। पूरे इंटरव्यू में उन्होंने सारे प्रसंगों को बताया भी है, लेकिन इस तरह से उस तिक्तता को आप करें, किसी के पेट में दर्द हो तो हो, क्या नरेंद्र मोदी इतने खुश हो जाएंगे विनय जी कि उनको एकदम सीधे। एक और चीज, और ये आश्चर्य कि उनको नीतीश कुमार के लिए जरा भी नहीं हुआ। जब अब उनके बेटे का भी समर्थन कर, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा तो जो है राजनेता का बेटा नेता बनेगा, और उसी नीतीश कुमार के कारण जो है वो दो बार एक तो पार्टी से निकलना पड़ा, वो ह्यूमिलेशन था, और जैसे उन्होंने विधानसभा में जिस तरह से उनको नीतीश कुमार ने ह्यूमिलिएट किया था, ये दोनों प्रसंग अभी ज्यादा पुराना नहीं हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी ये भी आश्चर्य है कि आज वो नीतीश कुमार के बिल्कुल उनके बेटे के प्रसंग पर एकदम वो उनका साथ दे रहे हैं, और तब जबकि लालू प्रसाद यादव के लिए वो इस तरह से हॉस्टाइल हुए हैं। तो ये बिल्कुल। और मुझे आपको भी याद होगा, मनोरमा और हेमंत जी को भी याद होगा, जब नीतीश जी सदन में उनको लगभग गालियां दे रहे थे, तो मैं लाइव देख रहा था, मैं बीपी की दवा खाता हूँ, तो मेरा बीपी बढ़ गया था। मैंने हेमंत जी को भी फोन किया शायद, और आपको भी फोन किया था कि देखिए क्या हो गया है, या नहीं हेमंत जी थे उस समय गैलरी में ही शायद, और गैलरी के बाद जब निकले हम लोग, उस समय मैं प्रेस दीर्घा में ही बैठा हुआ था। बिल्कुल। और मेरा गुस्सा हाई था। शाम में उस दिन इस किताब के कवर का लोकार्पण था, मेरा तो हालत खराब,
कि गुस्से में मैं वहां पहुंचा था, शायद हेमंत जी उस समय उस कवर के लोकार्पण तक हमने बुलाया भी होगा, तो शायद नहीं पहुंच पाए थे कई लोग उसमें से, मैं या थोड़ी लेट देर आए से थे। पहुंचा था। आप देर से पहुंचे थे। सोचिए इस पूरे प्रकरण में तो हम लोग तो ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। ये किताब रिलीज नहीं करने दी गई, बड़ा लंबा इंटरव्यू है, बहुत सारी बातें बीजेपी के खिलाफ, बहुत सारी बातें धर्म को लेकर के भी, लेकिन अभी तक रिलीज नहीं हुई है। रिलीज का मोहताज है विनय जी। मोदी जी इतने खुश हो जाएंगे क्या, या जो कह रही हैं, या हम सब देखते रहे कि भाजपा फुल टाइम राजनीति कर रही है। कम से कम बिहार में पिछले 6-8 महीने से सारी तैयारी कर चुकी है। ऐसा ना हो कि आगे चल के वो मनुस्मृति और वाद व्यवस्था इन दोनों का भी समर्थन करने लगे। सब कुछ कर देंगे, और बीजेपी यदि उन्हें बना देती है तो क्या लगता है, बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। और आप सबसे जो मैं सवाल कर रहा हूं, एक थोड़ा सा सवाल आपसे भी, कि राजनीति में थोड़ी सी राजनीति भी तो चलती है। दिलीप मंडल नहीं चलता, राजनीति में नहीं चलता। देखिए संजीव जी, कुल सर ने जो कहा ना कि विज्ञान का जानकार होना और वैज्ञानिक चेतना रखना, ये दोनों दो बातें हैं। इसी तरह राजनीति में होना और राजनीतिक होना, दोनों दो बातें हैं। तो जो जीतन राम मांझी की जो राजनीति है, वो उनके जो सोशल लोकेल है उसकी वजह से है। उनकी जो जमा पूंजी जो थी, तो आप जीतन राम मांझी अपने राजनीतिक विचारों के लिए नहीं जाने जाते थे। उन्होंने कोई ऐसा बड़ा आंदोलन नहीं किया, और क्योंकि उनका जो सोशल लोकेल है उसकी वजह से कांग्रेस उनको अपने साथ रख करके, जैसे मार्केटिंग में टर्म होता है ना कि पूरा स्पेक्ट्रम है हमारे पास। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया के पास आप जाएंगे तो टाइम्स ऑफ इंडिया के पास में जो है हिंदी अखबार भी है, अंग्रेजी अखबार भी है, PR एजेंसी भी है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी है, इवेंट कंपनी भी है। क्योंकि पहले उनको लगता था कि भाई हमारे अखबार में जो विज्ञापन छपता है या जो कोई इवेंट करके लाते हैं हमारे अखबार में छपवाते हैं, तो हमारे इवेंट कंपनी क्यों नहीं है। रेडियो भी है उनके पास। मैंने कहने का मतलब कि पूरा टोटल पैकेज है हमारे पास। उसी तरह कांग्रेस भी जो थी एक समय में अम्ब्रेला पार्टी थी, और उसको जो सोसाइटी के पूरे स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट करना था और एक वायबल चॉइस दिखाना था। जैसे जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने कहा ना कि हमने कांग्रेस के साथ इसलिए समझौता किया कि लोगों के मन में ये इमेज नहीं जाए कि जो है ये चुनाव के बाद में बीजेपी के साथ चले जाएंगे। वो जो एक इमेज है उसको, तो उसी तरह कांग्रेस भी बहुत सारी जातियों के नेताओं को इसलिए अपने पास में रखी कि ताकि उसका वो एक फेस जो है कि वो बहुत समतावादी है, ये सामने आ सके। भले उन्होंने उन जातियों के बीच जाकर के उनके सामाजिक उत्थान के लिए और राजनीतिक जागरूकता के लिए कोई काम किया। स्वयं जीतन राम मांझी ने भी अपनी जातियों के बीच में जाकर के सामाजिक राजनीतिक उत्थान के लिए कोई काम किया ऐसा नहीं। हाँ, पहली बार उनके जो तेवर तब दिखे, तब लगा कि वो जो है राजनीतिक कुछ करेंगे। जब वो मुख्यमंत्री, तब उनके बयान भी उस तरह से आ रहे थे, तब वो इस बात की परवाह नहीं कर रहे थे। कुछ किया भी थोड़े, जैसे 3 डिसमिल जमीन को 5 डिसमिल में बदल दिया। जमीन के बेचने और खरीदने के राइट्स को लेकर के उनके अपने अलग ये प्रसंग थे। अमीनों की नियुक्तियों में तो जब वो पहली बार राज्य मंत्री बने थे, ये सब ये किताब बहुत सारी बातें बताती है, इसलिए मैं जानता हूं। तो कुछ किया भी, लेकिन ऐसा मेजर काम उन्होंने नहीं किया कि जो पीढ़ियां बदल दे, जो जिसके लिए दलित वर्ग जो है उनके लिए, खासकर मांझी समुदाय, वो खुद कहते हैं कि हमारे यहाँ 6% मात्र महिलाएं पढ़ी हैं और 10% पुरुष, लेकिन उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। देखिए यहीं पर जो है बड़ा नेता और छोटा नेता का अंतर मैं बताऊंगा कि कामराज और CR के बीच में जो टसल चल रहा था और जिसको लेकर के विवाद हुआ कि CR चक्रवर्ती का कहना था कि जो आज जो स्किल एजुकेशन की बात, वोकेशनल एजुकेशन की बात है, और कामराज का कहना था कि नहीं, जो ये तमाम लोग जो है वो पढ़ेंगे। ये जो आप वोकेशनल की बात कर रहे हैं
वो उनको पुरानी जाति व्यवस्था से बांधने की बात है। कामराज ने अपने प्लान के लिए कि तमाम जातियों के बीच में शिक्षा का प्रसार हो, सबसे पहले कामराज ने मिड डे मील का इंतजाम किया, समाज से मांग करके बिल्कुल कि स्कूल में खाने का इंतजाम होगा तो लोग पढ़ने के लिए आएंगे। तो देखिए, जो बड़ा नेता होता है उसके पास विजन होता है और एक ब्लूप्रिंट होता है। बहुत और हड़बड़ी डी में राजा नहीं। कहते हैं कि के कामराज की योजना नहीं होती तो मैं पढ़ नहीं पाता। हाँ, आज देश को एक बड़ा नेता के कामराज की योजना से मिली, और के कामराज मतलब कांग्रेस, लोगों को याद दिला दो। तो और जी आपने नीलम संजीव रेड्डी की बात की, तो देखिए जो ओबीसी और जो तथाकथित सवर्ण जातियों के बीच का संघर्ष जो है, उत्तर से पहले दक्षिण में आया, और जो 67 में उत्तर में आया, पर दक्षिण में जो है ये आंध्र प्रदेश में, ये आपको 55-56 में ही दिख जाएगा, जहां पर नीलम संजीव रेड्डी की आपने बात की। तो दक्षिण में जो था वो ब्राह्मणों का एजुकेशन जो था बहुत हाई था, 22% लोग जो थे, और इसी वजह से वहां पे डिवाइड बहुत शार्प था, और उनका जो डोमिनेंस जो था और जो वो काफी दिखता था, इसीलिए उसके खिलाफ एक नाराजगी भी थी कांग्रेस के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में भी और गवर्नेंस में भी। उनका जो रिप्रेजेंटेशन जो था, ओवर रिप्रेजेंटेशन। जी आंध्र प्रदेश में पहली बार जो है पट्टाभी सीतारमैया और टी प्रकाशम दोनों ही ब्राह्मण नेता थे कांग्रेस के, और इन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ, और उसमें एक के तरफ से कैंडिडेट थे नीलम संजीव रेड्डी पट्टाभी सीतारमैया के तरफ से, और टी प्रकाशम के तरफ से जो कैंडिडेट थे वो एनजी रंगा थे। एक कम्मा थे और एक रेड्डी थे। उसमें नीलम संजीव रेड्डी की विजय हुई, और वहां से आंध्र प्रदेश में जो है रेड्डियों की बादशाहत पॉलिटिक्स में चली, जो आज तक। चलिए, अभी हम लोग के साथ सूरज मंडल होते तो कांग्रेस को एक बंडल गाली दे देते हैं ये वाले रेड्डी मुख्यमंत्री को लेकर के, जिसका बैकग्राउंड भी एबीवीपी है, ये याद दिला दूं। हाँ, एक और मैं बात बता दूं, सर ने जगजीवन राम की बात कही थी, तो जब कांग्रेस पार्टी के भीतर जब पावर स्ट्रगल चला, तो पहला जब इंदिरा गांधी को जो नेता बनाया गया था, इसलिए बनाया गया था कि उनका मानना था कि ये गूंगी गुड़िया है और इसको बना दो, फिर हम अपना काम करेंगे। तो इंदिरा गांधी ने जब स्ट्राइक बैक किया, तो पहली बार जब सीआर के चलते कामराज तमिलनाडु में इलेक्शन हार गए थे, तो इंदिरा गांधी ने कहा कि जो हारे हुए नेता है वो अध्यक्ष नहीं हो। बिल्कुल। तो नीलम संजीव रेड्डी, कामराज, अतुल्य घोष और एसके पाटिल, इन सब लोगों के ग्रुप में मिलकर के निजलिंगप्पा को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया, और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के रूप में नीलम संजीव रेड्डी की को सामने रखा। कहानी है जी सर। चलिए, तो ये है, अब बात करेंगे। उस समय में इंदिरा गांधी जगजीवन राम को प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे, उनका कैंडिडेट जगजीवन राम चिट बढ़ाया था उन्होंने, जगजीवन राम का चिट बढ़ाया था। अभी हम लोग को चूंकि दूसरे राउंड पे भी और उस पर बात करेंगे, दूसरे राउंड पे में हम लोगों को चूंकि थोड़ा सा और जेडीयू पॉलिटिक्स पे बात करेंगे। हाँ, मनोरमा कुछ कहना चाह रही है। मनोरमा जी, मनोरमा बोलिए। इसमें एक लाइन बस मैं ये जोड़ना चाहती हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ी त्रासदी है कि भारतीय राजनीति में कि एम्पावरमेंट जिस तरह से या पावर पोजीशन में दलित नेतृत्व, दलित राजनीति को आना चाहिए, वो नहीं है। तो कहीं भी उनके लिए सर्वाइवल एक जो है वो बहुत बड़ा सच हो जाता है। तो संभवतः इसके कारण भी दलित राजनीति या दलित जो भी नेता हैं, उनकी राजनीति बहुत ज्यादा जो है सवर्णों के उसमें फोल्ड में चली जाती है। और अभी के टाइम पे आप समझ रहे हैं, दलित राजनीति अपने सबसे बड़े क्राइसिस के समय में भाजपा ने भले वो सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू जो भी बात कर ले, रिप्रेजेंटेशन दे दे, लेकिन हकीकत ये है कि उसने कुंद कर दिया है दलित राजनीति को, और अपने सबसे
बुरे दौर से गुजर रही है दलित राजनीति। इतनी धारहीन दलित राजनीति जो है पूरे देश में कभी नहीं रही थी। जब भाजपा के आने के बाद से ये हो रहा है, इस पे पूरे जो भारत की दलित आबादी है, उनके जो इंटेलेक्चुअल है और जो बौद्धिक, उनको सोचना चाहिए। इसमें धार की जो जिनके जो नेतृत्व उभरा भी था, उसको किस कदर परेशान करके या उसको लगातार मैनिपुलेट करने की या कोशिश की जा रही, उन सारे वॉइसेस को। मांझी जी पे थोड़ी सहानुभूति से विचार करना हो तो कर सकते हैं, क्योंकि जहां से आए हैं, अब पूरा अवसरों को साधने की उनकी पूरा जिंदगी रही है, पूरी राजनीति रही है। वो कई बार इसी किताब में उन्होंने पूरी कहानी बताई है, कैसे जो जमींदार उनके पिता को और उनको उत्पीड़ित करता था, उसी से बड़े मीठे शब्दों में, मीठे मनुहारी से बार्गेन कर लेते थे। वैसे ही जैसे जगन्नाथ मिश्रा से भी कर लेते थे, जगन्नाथ मिश्रा से करके कैसे उन्होंने टिकट प्राप्त किया। ये सब दुर्योग से एक किताब अभी आई नहीं, आएगी भी नहीं, क्योंकि लगता है ये डंप हो जाएगी, क्योंकि मांझी जी अभी जहां हैं, जिस तरह का समर सॉल्ट है, वैसे में उनके खिलाफ जा सकती है। लेकिन आश्चर्य होता है कि जीतन राम मांझी या ऐसे कोई भी नेता कम से कम अपनी राजनीति क्यों नहीं बचा लेते कुर्सी के अलावा। कल फिर मिलते हैं 9 बजे किसी और विषय पर। हमारे साथ एक पैनल था, प्रफुल्ल कोलख्यान सर हैं, विनय जी हैं, मनोरमा जी हैं, हेमंत जी हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे आउटसाइड पैनलिस्ट, रौनक ब्लॉग आपको खास करके, क्योंकि आपने बातचीत को थोड़ा एक कम से कम मांझी जी का एक पक्ष रखने के लिए कोई हम लोगों के बीच यहाँ नहीं था, तो आपने आउटसाइड से रखा या दो दूसरे लोग रख रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तब फिर मिलते हैं। नमस्कार।